जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है ग्लोब और अक्षांश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 6 का आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वीडियो। फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्लोब और अक्षांश और देशांतर होता है क्या है, तो जानते हैं दोस्तों। ये अक्षांश और देशांतर जो है, ये दोनों रेखाएं जो है ग्लोब पर देखने को मिलेगा। तो आपको इस ग्लोब पर जो है कैसे पहचान पाएंगे कि ये कौन सा अक्षांश है और कौन सा देशांतर है। सबसे पहले आपको जो ग्लोब देख लीजिएगा, ये ग्लोब हो गया ना, ऐसे तो ग्लोब हो गया, ठीक है। और ये ग्लोब हो गया, और ग्लोब पर जो ये खड़ा लाइन खींचा गया है, ये खड़ा लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर कहा जाएगा। और पड़ी लाइन को, ये जो है सोया हुआ रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग अक्षांश कहेंगे। यानी अक्षांश का जो है, ये आपको जो है दाहिने से बाएं की तरफ खींची गई रेखा को ही हम अक्षांश बोलते हैं। और ग्लोब पर जो है आपको ऊपर से नीचे खींची गई रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। तो दोनों का काम क्या है, ये हो जाएगा देशांतर का। दोस्तों ये देशांतर का काम क्या होगा, समय का समय समय बताएगा, समय का निर्धारण होता है। और अक्षांश का काम क्या है, तो ये मौसम मौसम संबंधित बातें बताने की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ग्लोब पर ये बताया गया है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है और अलग अलग देशों में अलग अलग मौसम होता है। यही टॉपिक इसमें बताने का प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास एनसीईआरटी अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि हमारी पृथ्वी जो गोलाकार नहीं है, ये जो है गोलाकार नहीं है, गोला इस तरह नहीं है, इस तरह जो है, इस तरह चपटा जो है ना, ये जो है ये चपटा है, एक नारंगी की तरह दिखने का है, ये गोलाकार नहीं है। और बात किया जाए यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर कैसी है, ये थोड़ा सा चपटा है। और उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर ये जो है क्या है, थोड़ा सा चपटा हुआ है। और मध्य की बात करते हैं, मध्य में थोड़ा कैसी है, उभरी हुई है, मध्य में थोड़ी उभरी है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये ऊपर चपटा हो गया, यहाँ पर नीचे उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपको क्या हो गया, चपटा हो गया। लेकिन बीच में ये हो गया मध्य में, तो देखिए मध्य में उभरा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इसी को बोलते हैं ये उभरी हुई है। और बात किया जाए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी, तो ये जैसे आपने बताया हुआ था वैसे ही दिखता है। और इस संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षाओं में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए, जो मैंने आपको ग्लोब को बताया हुआ था। और ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी जैसे ग्लोब दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार जो है ये हम लोग जो है ग्लोब देखने को मिलता है, उसी प्रकार वो भी दिखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, तो ग्लोब को तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी रूपी ग्लोब को थोड़े ले जा सकता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ग्लोब जो है विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। ये ग्लोब जो हो सकता है बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है बड़े ग्लोब को। लेकिन कुछ ऐसे ग्लोब है दोस्तों, जो पॉकेट में रखने योग्य जो है, छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब, जिसमें हवा भरकर जो है हम लोग भर सकते हैं, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। और यही जो लाइन जो है दोस्तों, यही जो लाइन जो है, यही जो है आपको सीटेट में उठा के दे दिया था। सीटेट में जो है उठा के दे दिया था कि पॉकेट में रखकर या छोटे ग्लोब को जो कैसे लिया जाया जा सकता है, तो ये आपको उसमें गुब्बारे और ग्लोब में हवा भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये सीटेट का क्वेश्चन डाल दिया था। आगे बात करते हैं, ग्लोब स्थिर नहीं है। ये जो हम लोग बात करते हैं, ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं है। ग्लोब स्थिर नहीं है और इसी प्रकार जो है घुमाया जा सकता है। यानी ग्लोब जो है, तो हम लोग तो रूमों में रखे रहते हैं तो शो के लिए, तो वो थोड़े घूमता है। ठीक उसी प्रकार जो स्थिर नहीं है, ये पृथ्वी गतिमान है। और ये जो कैसे घूमता रहता है, तो ये ग्लोब जो कैसे घूमता रहता है, जैसे कि आप लोग मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार के पहिया को आप देख सकते हैं, और वो भी नहीं जानते होंगे, तो लट्टू जैसे घूमता है ना दोस्तों, इसी प्रकार जो ये ग्लोब घूमता रहता है। और ग्लोब प्रदेश और महाद्वीप और महासागर को उनके सही आकार को दर्शाया जाता है। तो ग्लोब पर किसको किसको दर्शाइएगा, ये भी आपको सीटेट का क्वेश्चन है, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ग्लोब पर देश को, महादेश को, महासागर को, तो उसके सही आकार आकृति के आधार पर उसको दर्शाया जा सकता है ना। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट रूप से। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है।
कैसे बताई जाएगी भाई ये उस स्थान पर क्या है क्या नहीं है, उसको कैसे मालूम किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं और आपको रेखाओं के संदर्भ में क्या चाहिए, एक आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आइए थोड़ा सा इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि एक सुई जो है ग्लोब की दिशा ग्लोब में जो है झुकी हुई अवस्थिति में होती है और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अक्षांश में, यानी झुकी हुई ग्लोब जो होती है एक सुई की जो तरफ जो झुकी हुई रहती है, उस झुकी हुई स्थिति को क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अक्ष बोलेंगे। यानी ग्लोब जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, बिल्कुल झुकी हुई है। और ग्लोब पर जो है दो बिंदु, ग्लोब पर कितने बिंदु होते हैं, तो दो बिंदु, जिससे होकर जो है सुई गुजरती है। और एक हो गया उत्तरी उत्तरी ध्रुव और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव पर, एक हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होकर ये दो बिंदु है। तो पृथ्वी ग्लोब पर कितने बिंदु, तो दो बिंदु, एक हो गया उत्तरी दूसरा हो गया दक्षिणी, ठीक है ना। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर जो है पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब, ये जो ग्लोब कैसे घूमती है, ये ग्लोब जो है दोस्तों पूरब से पश्चिम नहीं, ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है। इसमें अंतर है दोस्तों, ये जो है दोनों में, यानी ये अलग ग्लोब में, यानी आपके जो है इस ग्लोब में और ये पृथ्वी रूपी ग्लोब में जो है दोनों में अंतर है। पृथ्वी वास्तविक में ऐसे में कोई सुई नहीं है। पृथ्वी में दोस्तों हम लोग ग्लोब में तो सुई बना देते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन वही जो पृथ्वी रूपी जो है पृथ्वी में वास्तविक से कोई सुई नहीं है ना। और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो एक जो काल्पनिक रेखा है। लेकिन पृथ्वी पर जो ग्लोब पर जो खींची गई रेखा कैसी है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है पृथ्वी के अक्ष पर खींची गई रेखा कैसी है, वास्तविक रेखा, ये काल्पनिक रेखा। बिल्कुल ये काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक क्यों दोस्तों, क्यों बनाया जाता है इसको काल्पनिक रेखा, क्योंकि उसको आसानी से समझने के लिए काल्पनिक रेखा को हम लोग बांट दिया गया है, वास्तविक रेखा नहीं होते हैं। और यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटता है। तो ग्लोब को भी ये काल्पनिक रेखा, यानी ग्लोब पर खींची गई रेखा वास्तविक होती है, काल्पनिक ये भी आपको काल्पनिक रेखा होती है, दो भागों में बांटती है। यहाँ पर एक बात लिखा गया, थोड़ा सा इस चीज को देख लिया, आओ कुछ करके सीखे। एक बड़ा सा एक गोलाकार आलू या गेंद लीजिए, स्वेटर बुनने वाली जो है सलाई को इसे अंदर घुमाए और एक सलाई सलाई जो है ग्लोब पर जो है दर्शाए और जो है अपने अक्ष पर अनुकरण है। और आप इस आलू या गेंद को अपने अक्ष पर जो है आपको बाएं से दाहिने तरफ घुमाइए। ये थोड़ा सा करके बताने के लिए दिया था, इतना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए था। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसी को समझना जरूरी है। देखेंगे इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध करेंगे। पृथ्वी के जो है उत्तर वाले आधे वाले भाग को क्या कहिएगा, उत्तरी गोलार्ध कहिएगा। और आपको दक्षिण वाले आधे वाले भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। यानी पृथ्वी के उत्तर में जो आधे वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो दो भाग में बट गया। और ये दोनों जो बराबर के आधे आधे भाग होते हैं, ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, दोनों आधे आधे बराबर में बटा हुआ है। और इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक जो काल्पनिक वृत्त बनती है, इस प्रकार जो है काल्पनिक वृत्त बन जाती है। और यह एक पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भी बिंदु है ना। ये संदर्भी बिंदु बन जाता है, क्योंकि आसानी से समझने के लिए ये बिंदु को समझ में बात आ जाती है। अब देखिएगा विषुवत वृत्त को से ध्रुव तक, विषुवत वृत्त से जो है ध्रुव तक जो है तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाएगा, अक्षांश या समानांतर रेखा कहला जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति को सभी समानांतर वृत्तों को जो हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाएगा, अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछना है कि अक्षांशों में किससे मापते हैं, तो अंश में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अब बात करते हैं, आपको विषुवत वृत्त जो है शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो है कितने डिग्री पर, तो 0 डिग्री अक्षांश पर दर्शाती है। विषुवत वृत्त कितना पर है, जो ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि जो है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो है ध्रुव के जो है बीच की दूरी जो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, अतः इसका मापन होगा 360
का जो है यानी 1/4 यानी जो बोला गया 90 अंश के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश और आपको उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अक्षांश जो हो गया किसको दर्शाएगा, उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। और जबकि 90 जो है अक्षांश जो है दक्षिणी अक्षांश को दर्शाने का काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट बता रहा है इसमें, इस प्रकार जो है विषुवत ध्रुव के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहलाता है। जब उत्तर में जब रहेगा यानी क्या कहने के बाद विषुवत रेखा के उत्तर में जो है ना, उत्तर में रहेगा तो कौन सा अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश कहलाया जाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको समझ में आ जाएगा, जो मैप में आप देखिएगा तो समझ में आएगा। और विषुवत रेखा का दक्षिण में स्थित रहेगा तो उसके समानांतर रेखा क्या बोलेंगे, ये दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। उत्तर में रहेगा उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में रहेगा तो दक्षिणी अक्षांश, कोई समझने की बात ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण की ओर लिखा जाता है। और समानतः इसको लिखने के लिए डॉट यानी उत्तर लिखने के बाद उत्तर या दक्षिण लिखना होगा तो द लिखकर डॉट लिख दिया जाएगा, उत्तर दक्षिण ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब महाराष्ट्र में आइए थोड़ा सा इस चीज को समझना जरूरी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में, ये जो है ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में जो है एक जगह का नाम है बेलो होजीजेंटो। बेलो होजीजेंटो दोनों स्थान दोनों ही एक ही अक्षांश पर है यानी 20 डिग्री अक्षांश पर ही है। आपको ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर और आपको ब्राजील के जो है ये आपको बोलो बेलो होजीजेंटो जो है कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो 20 डिग्री अक्षांश पर है। लेकिन तो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर है लेकिन अंतर हो जाएगा। देखिएगा अंतर कैसे होगा दोस्तों, दोनों आपको जो है 20 डिग्री के अक्षांश के उत्तर में जो है आपको बेलो होजीजेंटो विषुवत रेखा पर है, यानी आपको उत्तरी जो है उत्तर में जो है बेलो जो यानी आपको होजीजेंटो जो है विषुवत वृत्त पर है। अब जो कि दक्षिणी जो है आपको 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर में जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है और 20 आपको जो है बेलो होजीजेंटो जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यानी दोनों जो है बात किया गया उत्तरी अक्षांश पर जो हो गया कौन, चंद्रपुर महाराष्ट्र वाला, और दक्षिणी अक्षांश पर कौन हो गया, आपको याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका का जो जगह जो है बेलो होजीजेंटो दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, जो आपको चीज से स्पष्ट हो चुका है। जैसे कि हम जो है विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो क्या होगा, अक्षांशों का आकार क्या होगा, बढ़ता है या घटता है। और ये भी सीटेट का क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षांश से जब दूर जाइएगा तो अक्षांश का आकार क्या होगा, आकार जो है घटता है। अक्षांश से दूर जाइए घटेगा, अक्षांश से दूर जाने पर क्या होगा दोस्तों, ये अक्षांश से दूर जाने पर घटेगा, अक्षांश के पास में आने पर क्या होगा, इसका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। अब आपको थोड़ा सा इसी को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो मैप बनाया गया है, ये हो गया आपको उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया आपको विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है ना। और यही जो आपको जो है यहीं पर 20 डिग्री महाराष्ट्र वाला और दक्षिण अमेरिका वाला यहाँ पर जो है, तो दक्षिण अमेरिका वाला दक्षिण वाला हो जाएगा, उत्तरी वाला हो जाएगा दक्षिणी वाला हो जाएगा, और आपको भारत में होगा उत्तरी आपको अक्षांश वाला में हो जाएगा। तो ये आपको इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में बात आ रही है। अगला बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बात लिखी गई है। सबसे पहले इस चित्र को देखना बहुत ही जरूरी है, देखना जरूरी है, इसलिए कि आपको उत्तरी ध्रुव यह हो गया और आपको दक्षिणी ध्रुव नीचे आ गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम को कम कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया, यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं। तो ये हो गया ऊपरी वाला हो गया उत्तरी अक्षांश रेखा, ये हो गया क्या, उत्तरी अक्षांश सॉरी उत्तरी शीत कटिबंध को होते हैं और उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जानते हैं। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर पाया जाता है और कर्क रेखा यहाँ पर पाया जाता है, कर्क रेखा यहाँ पर। तो ये कर्क रेखा क्वेश्चन पूछता रहता है, उत्तरी कर्क रेखा किस गोलार्ध में, तो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में। अब मकर रेखा दोस्तों आपको कहाँ, तो मकर रेखा आपको दक्षिणी ध्रुव में, मकर रेखा कहाँ, दक्षिणी ध्रुव साइड में। हाँ अब देखोगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हो गया उष्ण कटिबंधीय उत्तरी ध्रुव में। और विषुवत वृत्त देखो ये पृथ्वी का जो है 2 भागों में बांट जाती है, इसी को बोलते हैं जीरो लाइन। देखो 0 डिग्री अक्षांश पर हो गया और विषुवत रेखा यही है, ठीक है। और आपको कर्क रेखा जो हो गया आपको दक्षिणी ध्रुव को बताता है और दक्षिणी शीत कटिबंध जो हो गया आपको दक्षिणी ध्रुव पर, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया आपको दक्षिणी ध्रुव पर, और दक्षिणी शीत बिंदु कटिबंध जो हो गया आपको दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर एक और बात ये देखिए, ये और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव को बढ़ती है, 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव को। अब मकर रेखा क्या होगा, तो मकर रेखा आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी में,
37 डिग्री दक्षिणी, यानी पृथ्वी को 2 भाग में बाँट दिया, तो ये होगा आपको विषुवत रेखा यानी जीरो लाइन रेखा। तो यही आपको ग्लोब पर ये समझने की वाली बात थी। आइए अब यहाँ से समझने की बात है क्या होती है महत्वपूर्ण जो है अक्षांश जो समानांतर रेखाएं, अक्षांश समानांतर रेखाएं के यानी विषुवत रेखा को हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे, और उत्तरी ध्रुव को आपको जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, 90 डिग्री उत्तरी जो, और दक्षिणी ध्रुव को जो है दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त जो है 4 महत्वपूर्ण अक्षांश जो समानांतर रेखाएं में है, जो आपको मैंने आपको इस मैप में बताए हुए देख रहे हैं ना, ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं खींची गई है, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 रेखाएं खींची गई है और ये महत्वपूर्ण रेखाएं खींची गई है। अब यहाँ पर बात किया गया, देखिएगा वही रेखा के बारे में बताया गया है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कौन होगा कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हो गया, दूसरे हो गया दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है ना 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा कहाँ है 27 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। अब यहाँ की बात करते हैं विषुवत वृत्त की बात करते हैं, विषुवत वृत्त जो हो गया 66 डिग्री, विषुवत वृत्त हो गया 66 डिग्री हो गया, उत्तर के जो है उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव पर आ गया, और आपको विषुवत रेखा 66 डिग्री हो गया, और दक्षिणी ध्रुव जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर है। ये आपको 4 को बात बता रहा है ना, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ से एक और टॉपिक शुरू हो जाता है, पृथ्वी के तापमान कटिबंध, यानी पृथ्वी के तापमान और कटिबंध, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश रेखाओं पर जो है सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में शीर्ष के यानी सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है, और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है गर्मी प्राप्त होता है, यानी वर्ष में जो है ये सिर पर जो है यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये आ जाता है, और यहाँ पर जो अधिक गर्मी प्राप्त होता है, और इस जो है एक क्षेत्र बन जाता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलेंगे, जब सूर्य जो है वर्ष में जब सौर के ऊपर जो आ जाता है, यानी जो है डायरेक्ट रूप से जो है ना सूर्य का प्रकाश यहाँ से इस रेखा पर पड़ जाता है, इस लाइन यहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगा, गर्मी को ही वाला क्षेत्र को क्या बोले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बात बोली जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो है दोपहर का जो सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कहने का मतलब ये भी समझने की जरूरत है कि कब नहीं होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो है दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, और ध्रुव की ओर सूर्य की ओर तिरछी किरण पड़ जाती है, तो ध्रुव की ओर कैसे किरण पड़ेगा, तो तिरछी किरण पड़ेगा, और इस प्रकार जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त में और तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा और जो बात किया जाए और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा आपको दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले जो है क्षेत्रों का तापमान मध्य रहता है, इसलिए आपको क्या बोलेगा शीत कटिबंध बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती होगी, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसी को और समझ लीजिएगा। शीत कटिबंध किसको बोला जाएगा, या शीत कटिबंध समझिए उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध में है आपको उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त और आपको उत्तरी ध्रुव तथा जो है दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध या दक्षिणी वृत्त के और आपको दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि वहां पर सूर्य जो है क्षितिज मान के तिरछा पहुंचती है ना, ज्यादा ऊपर चली जाती है, जिसलिए आपको शीत कटिबंध आता है। अब ये जितना भी बातें हो गया ना आपको समझ में नहीं आया, हम जानते हैं नहीं समझ में आया है। आइए अब इस चीज को समझिए आसान भाषा में। आइए यहाँ की बात करते हैं, इस ग्लोब को देखिएगा, यहाँ से सारी चीज बात समझ में आएगा। यानी यहाँ पर जो देखिए उत्तरी जो ध्रुव पर जो है यहाँ पर बात किया गया है उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, उत्तरी शीत कटिबंध, और ये जो हो गया आपको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यानी सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, तो यहाँ पर जो क्या पड़ेगा ठंडी होता है, उत्तरी ध्रुव पर जो है आपको ठंडी पड़ता है, और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं दक्षिणी जो है शीत ऋतु हुआ, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पड़ता है, तो यहाँ पर ठंडा पहुंचता है। और गर्मी देख रहे हैं ना, यहाँ आपको जो है यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर नजदीक चला जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है ना, तो ये जो है आपको जो है दोनों तरफ से ज्यादा गर्मी पड़ेगा, दोनों में। यही क्षेत्र को क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यही इसी को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादातर गर्मी पड़ती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या पड़ेगा गर्मी पड़ेगा, और सूर्य जो क्या होता है सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तेज पड़ता है, और शीत ऋतु वाला
उत्तरी शीत ऋतु में आपको सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, इसलिए ठंडा, यहाँ पर भी आपको ठंडा देखने को मिलता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। आइए बात करते हैं यहाँ की बात करते हैं देशांतर। देशांतर किसको कहा जाएगा? देखिए इस मैप को समझ लीजिएगा, यही देशांतर है दोस्तों, यही देशांतर है। देखिए यही देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर हो गया उत्तरी ध्रुव का, ठीक है ना। यही देशांतर, देख रहे पृथ्वी पर ऐसे खींची गई लाइन को ही हम लोग देशांतर बोलते हैं, इसी को देशांतर कहा जाता है। आइए बात करते हैं देशांतर की। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? देशांतर वे है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो है टोंग द्वीप, प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है? टोंग द्वीप है। और आपको हिंद महासागर में स्थित आपको मॉरिशस द्वीप है ना, एक ही अक्षांश पर ही है। अब कितना डिग्री पर? 20 डिग्री जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है ना। और उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भिक रेखा से पूरब और या पश्चिम की ओर इस स्थानों की जो है दूरी कितनी है, और इस संदर्भ रेखाओं को जो हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतरीय मरणोत्तर कहा जाएगा। देशांतरीय, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आइए थोड़ा सा समझ लीजिए इसी को। यानी देशांतर की होता है किसी स्थान को बताने के लिए, तो देशांतर किसी देश की जानकारी या किसी स्थान को बताने के लिए देशांतर का होना चाहिए। और इस प्रकार जो है देखिएगा कि प्रशांत महासागर में जो है कौन सा? टोंग द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछता है, प्रशांत महासागर टोंग द्वीप हो गया। लेकिन आपको हिंद महासागर में स्थित जो है, हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप जो है एक ही जो अक्षांश पर है, जो है कैसे? तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो दक्षिणी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को जो है दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने के संदर्भ में रेखा को उत्तर पूर्व की ओर जो है इन स्थानों को दूरी जो कितना है, और इन जो है संदर्भ रेखाओं का जो है देशांतीय मरणोत्तर कहा जाता है। देशांतीय मरणोत्तर कहा जाता है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं इसी को। तथा उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या, देशांतर के अंशों को मापा जाता है। देशांतर के अंशों को मापने का प्रयास करते हैं, और प्रत्येक अंश को जो मिनट में, प्रत्येक अंश को किस में मिलता है? मिनट में। और मिनट को क्या, सेकंड में विभाजित किया जाता है। मिनट को किस में विभाजित कीजिएगा? सेकंड में। और ये क्या होता है? और ये जो अर्धवृत्त है, और ये अर्धवृत्त है, तथा उसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की तरफ बढ़ने से क्या होती है? घटती है। ध्रुव की तरफ बढ़िएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्रुव की तरफ बढ़ने पर जो क्या होता है? ये क्या घटेगा या बढ़ेगा? ये बिल्कुल घटता जाता है, घटता जाता है। और ध्रुव पर जो क्या होता है? ध्रुव पर जो शून्य हो जाता है। ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव की तरफ बढ़िएगा तो घटेगा, और ध्रुव पर क्या होता है? जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, जहाँ सभी जो देशांतरीय मरणोत्तर आपस में मिल जाती है। और यहीं पर जो है शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर सारा मरणोत्तर यानी समय रेखा यहीं पर आके मिल जाती है। शून्य रेखा पर जो है क्या होती है? सभी समय रेखा जीरो हो जाती है। सभी समय रेखा क्या होती है? जीरो होती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरीय मरणोत्तर की जो है लंबाई समान होती है। तो ये समान होती है, बिल्कुल समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ जो है मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन है। मुख्य रेखाओं में क्या करना है? व्यक्त करना बहुत ही कठिन हो जाती है। और सभी देशों ने निश्चित किया है कि निश्चित किया है कि ग्रीनविच, जहाँ जो ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली जो मरणोत्तर से पूरब और जो है पश्चिम की ओर गिनती शुरू किया जाए, है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग बातें होती है, इसलिए आपको ग्रीनविच से जो है इसी को निर्धारित किया गया, शुरू किया जाएगा, है ना। पूरब से पश्चिम की ओर गिनती शुरू किया जाए, और इस मरणोत्तर के मुख्य मरणोत्तर कहा गया, यानी प्राइम मेरिडियन कहा गया। इसको बोला गया प्राइम मेरिडियन बोला गया, प्राइम मेरिडियन। यानी इसका जो है मान क्या होगा? 0 डिग्री अक्षांश बोला गया। यानी मुख्य मरणोत्तर को क्या बोला? 0 डिग्री देशांतर बोला, 0 डिग्री देशांतर बोला गया है। और जहाँ से हम जो है 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करेंगे, जो हम मैप में हम लोग देखेंगे। और प्रमुख जो मरणोत्तर तथा जो है 180 डिग्री जो है मरणोत्तर मिलकर पृथ्वी का दो जो है समान भागों, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक हो गया पश्चिमी, मान कि एक हो गया पूर्वी गोलार्ध हो गया, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध हो गया। यानी आपको देशांतर जो किस में बढ़ गया? पूर्वी गोलार्ध में, और आपको पश्चिमी गोलार्ध में, दो भागों में बढ़ जाती है, 80-80 पर बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए जो है अक्षर जो है पूर्व लिखा है, पू लिखकर आपको जो है अनुस्वार डाल देता है, पूर्व हो गया। और पश्चिम लिख प लिखकर जीरो मतलब अनुस्वार डाल दिया जाता है।
उपयोग करते हैं। और यह जानना रोचक है कि 80 डिग्री जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। तो जानते हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और आपको जो है 180 डिग्री आपको पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा पर है या अलग अलग रेखा पर है? दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। और अब जो है बात करते हैं अब ग्लोब और अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं और आपको देशांतरीय मानोत्तर के जो है के द्वारा किया गया ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान को अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो है असम में बात करते हैं। असम में जो है धुबरी में 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी असम वाले धुबरी में 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। अब जो है उस बिंदु को देखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब जो है बिंदु जो है धुबरी वो सही स्थान पर होगी। और इसको समझने के लिए कागज पर जो है समान दूरी वाले क्षितिज और आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। और आपको बात करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या जो है 1 2 3 4 से तथा आपको क्षितिज रेखाओं की जो है क ख ग घ अंग अक्षरों से जो है व्यक्त कर इसी को देख लेंगे। और इस बिंदुओं पर जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी कहने का मतलब ये हो गया एक दूसरे पे काट रही है, वही जो है एक दूसरे पे काट रही है। अब छोटे वृत्तों को अब अ ब स द और ध के नाम पर इसको जो है लिख दीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है पूर्व देशांतर और आपको क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों में व्यक्ति। अब अगला टॉपिक की बात किया जाएगा दोस्तों देशांतर और आपको समय की बात में। देशांतर और समय क्या होता है? तो देशांतर और समय समझने के लिए आपको सबसे बड़ी बात ये है कि ये देशांतर हमें समय बताता है। देशांतर से हमें क्या जानकारी मिलती है? समय की जानकारी मिलती है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। अगर हम लोग समय को मापन करेंगे तो हम लोग आपको पृथ्वी से, चंद्रमा के और ग्रहों की गति के आधार पर समय को मापन किया जाएगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त जो है प्रतिदिन होता रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी आपको लगता है कि सूर्योदय 6 बजे आता है तो ये भी आपको समय का मापन होता है। और आपको जो है 6 बजे 7 बजे आपको जो है सूर्योदय अस्त हो जाता है तो ये भी आपको जानकारी हो चुका ना कि मोटा मोटी जानकारी ये जो है सूर्य के सूर्योदय और सूर्यास्त के भी से संबंधित ये आपको जो समय का निर्धारण कर दे सकते हैं। पहले समय में वो आपको मौसम के यानी आपको जो कितना आपकी ऊंचाई पर जो है ये सूर्य होगा, कितने क्षैतिज पर रहेगा, उसके आधार पर जो है समय की पता लगाया जा सकता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरा विश्व में जो है समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होगा। बिल्कुल अच्छा सही बात है। यानी सूर्य जो जब दोपहर पर रहेगा तो आपको लगेगा 12 बज रहा है, सुबह में लग रहा है तो 5 बज रहा है, शाम में अगर सूर्य दिख रहा है तो आपको उसकी लालिमा दिख रही है तो शाम में लग रहा है। ऐसे तो सूर्य के आधार पर तो पूरा विश्व का समय का निर्धारण तक किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। स्थानीय समय का जो है अनुमान जो है सूर्य के द्वारा जो बनाए गए परछाई के द्वारा ही लगाया जाता है। जब दोपहर में जो है सबसे छोटी प्रतिमा जो होता है परछाई कैसी दोपहर में सबसे छोटा होता है और सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय ये परछाई जो होती है कैसी हो जाती है? लंबी हो जाती है, लंबी दिखाई देती है। ग्रीनविच में जो है मरणोत्तर पर जो सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय जो मरणोत्तर पर जो स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? ये जो दोपहर की स्थिति होगा, दोपहर की स्थिति यानी दोपहर की स्थिति जो है आपको ग्रीनविच पर कैसे होगा? मरणोत्तर जो सूर्य के जिस समय आकाश के जो सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ग्रीनविच पर सबसे ऊंचाई पर बिंदु पर होगा तो ये सभी स्थानों पर कैसे होगा? ये समय का दोपहर बताएगा, समय का दोपहर। चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो है ये आपको पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगा रही है, अतः ये जो है स्थान जो है ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। कैसे है दोस्तों? ये आपको याद रखेंगे। ये ग्रीनविच जो है वे स्थान जो है ग्रीनविच के कैसे कहाँ पर स्थित है? तो ये पूरब में स्थित है भाई। पूरब में ग्रीनविच पूछ देगा पूरब में या पश्चिम में, तो पूरब में है और उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और पश्चिम में स्थित है तो इसका क्या होगा? पीछे होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ग्रीनविच में जो समय कैसे होगा? ग्रीनविच में समय में आपको क्या होगा? आगे होगा। ग्रीनविच में पूरब वाला बात कहाँ आगे होगा और पश्चिम में ग्रीनविच वाला समय में तो पश्चिम में होगा, पश्चिम में पीछे होगा। पश्चिम में प से पश्चिम, प से पीछे, प से पश्चिम, प से पीछे। ये जो पश्चिम दिशा वाले पश्चिम में जो क्या होगा? ये पीछे हो जाएगा और पूर्व में आगे रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है। ठीक है ना? बहुत सारे विधि अपनाया गया है,
चलिए कुछ विधि को समझने का प्रयास कर लेते हैं। पृथ्वी लगभग जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री में घूमती रहती है? तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूमती रहती है। अर्थात जो है 1 घंटा में 15 मिनट का 15 डिग्री जो घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी, यानी 1 घंटा में पृथ्वी कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, यानी 4 मिनट में जो है 4 मिनट में एक मिनट जो घूमेगी, यानी पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी। अर्थात 4 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री, है ना। 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? तो 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का। और इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हुए हैं और ग्रीनविच में जो है 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री यानी 1 घंटा पूर्व में समय के, यानी 15 चौका 60, यानी 60 हो गया तो 1 घंटा। अतः ग्रीनविच में जो है ग्रीनविच के समय में से जो है 1 घंटा आगे होगा। ग्रीनविच से क्या होगा? आगे होगा। अर्थात दोपहर में 1 बजेगा। दोपहर में क्या बजेगा? 1 बजेगा भाई, 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच में जो 15 डिग्री पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम में, ये दिशा याद रखें, प से पश्चिम, प से आपको जो पीछे, तो 1 घंटा मैंने पीछे रहता है समय, तो ये आपको 15 डिग्री पश्चिम में पूछेगा। पश्चिम में ग्रीनविच में 1 घंटा पीछे होगा। तो सुबह में 11 बजे होगा। मान के चलिए सुबह में 11 बजे हुआ है, तो सुबह में 11 बजे हुआ है, तो इसी प्रकार ग्रीनविच में आपको क्या बजेगा? तो आपको जो है 12 बजे हो गया, तो 1 घंटा का अंतर हो जा रहा है। सुबह में यहाँ पर जो 1 घंटा पीछे है, तो ग्रीनविच में आपको 1 घंटा आगे होगा। 1 घंटा आगे होगा तो 12 बजेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और उस समय जो है 180 डिग्री पर जो है मध्यरात्रि हो गया। 180 डिग्री पर क्या होगी? मध्यरात्रि होगा। आइए बात करते हैं, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन में 12 बजे होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी दोपहर में जो है तो घड़ी में क्या होता है? 12 बजते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान के स्थानीय समय होगा। और आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतीय मन्वंतर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय क्या होते हैं? समान होता है। स्थानीय समय समान होते हैं, तो ये बात बताया गया था। आइए बात करते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय क्यों मानते हैं और ये मानने का कारण क्या है दोस्तों? ये क्यों माना जाता है? आइए, ये पूछा गया है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो ये अलग अलग मन्वंतर पर स्थिति जो होता है, स्थानों का स्थान क्या होता है? स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पर एक जैसे तो सूर्य, कहीं सूरज निकलता है, कहीं लेट से सूरज होता है, तो बताइए इस समय का निर्धारण थोड़े कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग समय जोनों को जो अच्छे से समझने के लिए, उसी को जानकारी रखने के लिए हमें आपको अलग अलग जो है समय का मापन होना बहुत ही जरूरी है। देखिए उदाहरण के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बता रहे हैं, उदाहरण के लिए जो है बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां, मान के चलिए रेलगाड़ी गुजर रही है, 6 बजे निकली और रात को जो 2 बजे पहुंच रही थी, समय का ज्ञात नहीं रहेगा। इसलिए आपको समय कर स्थिति को जांच करने के लिए ये समय सारणी बनाने में कठिन हो जाएगी। और बताइए 5 बजे उधर से आने वाली ट्रेन है, इधर जाके 4 बजे वाला से जाके जो एक ट्रेन दूसरे जगह ट्रेन से क्या टकरा जाएगी। इसलिए जो है इस समय का मापन होना बहुत ही जरूरी है। भारत में बात करते हैं, भारत में गुजरात के द्वारिका, याद रखें, भारत के जो है द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ स्थान में स्थानीय समय के लगभग जो है 1 घंटा 15 मिनट का अंतर है। कितना डिग्री का है? तो याद रखिएगा, गुजरात के जो है, गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ में जो समय अंतर कितना डिग्री का है? तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत बार पूछा गया है और ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य से होकर जो है गुजरने वाली किसी भी मन्वंतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। मन्वंतर रेखाओं के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व के मानक समय रेखा माना गया। तो भारत का मानक समय रेखा कितना माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी माना गया, 82.5 डिग्री पूर्व माना गया। यानी 5 घंटा तो आगे होगा, ग्रीनविच से कितना होगा? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। तो ये आपको जो पूरब में लग गया, तो पूरब में 5 घंटा आगे, जिसमें पूरब में लगेगा तो वो आपको आगे का समय बताएगा, पश्चिम में हो जाएगा तो आपको समय पीछे। तो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा माना गया और इसे जो है मन्वंतर का स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय रेखा माना जाता है। इसलिए जो भारतीय मानक समय रेखा के नाम से 82.5 डिग्री को माना जाता है। कबीर गोपाल में, कबीर जो है भोपाल में, भोपाल के निकट छोटे गांव में रहता है। एक उदाहरण बता रहा है यहाँ पर, कबीर नाम के एक व्यक्ति जो भोपाल में रहता है, छोटा शहर में, और वह अपने मित्र जो है आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का जो मैच जो है 2 बजे है, 2 बजे के अपराह्न में
शुरू होगा, इसलिए भारत के समय अनुसार जो है 7:30 बजे क्या होगा, भारत में जो है शाम के 7:30 बजे इतना से शुरू होगा और देर रात्रि तक समाप्त होगा, यानी रात को समाप्त होगा। क्या आप जान सकते हैं कि भारत और जो है इंग्लैंड के बीच के समय अंतर क्या हो सकता है? तो ये जो बात बताया गया है, भारत और ग्रीनविच के बीच में 82.5 पूर्वी दिशा पूर्वी पूरब में स्थित है और यहाँ का मानक समय जो है ग्रीनविच से कितने घंटे, 5.5 घंटा आगे है। यही जो बात बता रहा है 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। इसलिए लंदन में जो है दोपहर के 12 बजेंगे, तो आपको दोपहर के कितने बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे। इसलिए भारत में शाम के जो है शाम के 7:30 बजे होंगे। और कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक से अधिक जो समान जो समय रेखा अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में जो है 11 मानक समय रेखा है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है किस देश में सबसे ज्यादा मानक समय रेखा है, तो रूस में है। कितना है, 11 मानक समय रेखा को इसको बताया गया है। और देश को एक घंटे वाले जो है 24 घंटे समय जोन में बांटा गया है। तो पृथ्वी के एक घंटे को जो है 24 घंटे समय जोन में, कितने को, 24 घंटे समय जोन में। यानी पृथ्वी के जो है एक घंटे को कितने से 24 घंटे समय जोन में बांटा गया है। और इस प्रकार जो समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक को घेरा है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन हम जो है इसका एमसीक्यू क्वेश्चन दृष्टि से हो और खान सर से हो, जितना सारा क्वेश्चन होगा सब आपके लिए यहाँ पर ला दिया जाएगा। तो ये अभ्यास दिया गया है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या बता रहा है। इस प्रश्न को जो है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो ये जो है आपको नारंगी की तरह है। यानी पृथ्वी पर जो है आपको ध्रुव पर जो है चपटा हुआ है और आपको जो है बीच वाला भाग पर उभरा हुआ है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक ग्लोब एक जो है काल्पनिक जो है एक स्वरूप है, जिसको पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ग्लोब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ग्लोब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी का नमूना ग्लोब है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान पूछ रहा है। तो ये आपको याद रखोगे क्या होता है। कर्क रेखा जो होता है कि जो आपको कर्क रेखा आपको उत्तरी ध्रुव के साइड में एक कर्क रेखा होता है, और मकर रेखा आपको जो है दक्षिणी ध्रुव साइड में मकर रेखा होता है। मकर रेखा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के 3 माप कटिबंधीय कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के जो है 3 मापीय कटिबंधीय हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया, है ना। 0 डिग्री देशांतर हो जाता है आपको जो है मन की हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा, और आपको दक्षिण में हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव हो गया और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये आपको जो है बीच वाला कौन हो गया, बीच वाला आपको विषुवत रेखा आ गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर में क्या होता है, ग्लोब पर जो है खड़ी रेखाओं के जो हम लोग देशांतर कहते हैं, और आपको जो है ग्लोब पर जो है आपको पड़ी रेखाओं को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। और देशांतर का काम क्या है, समय जोन बताना। अक्षांश का काम है दोस्तों आपको जो है मौसम संबंधी घटनाएं के बारे में ये जानकारी बताना है। ये दोनों में अंतर हो गया। ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा ये आपको जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि दोस्तों जानते हैं आपको पृथ्वी का ये होगा, आपको 0 डिग्री देशांतर हो गया, और आपको यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो सूरज हो गया, ठीक है ना, ये सूरज हो गया। तो यहीं पर जो है सूरज जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बनेंगे, ये वाला क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ये वाला जोन जो बन जाता है, यहाँ पर जोन बन गया। यहाँ पर जो है ये वाला जो पृथ्वी के जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो है आपको भूमध्य रेखा के बीच में जो है रेखा के बीच में जो है इस वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे, आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है गर्मी ज्यादातर प्राप्त होता है, इसलिए आपको उष्णकटिबंधीय ज्यादातर यहाँ पर आता है। भारत में जो है 5:30 बजे तो आपको लंदन में 12:30 बजते होंगे। ठीक है, तो ये जो बात सही बता रहे हैं, तो ये 5.5 घंटा क्या हो गया, 5.5 घंटा भारत से समय से, यानी जो है आपको 5.5 घंटा और पूछेगा ना, तो आपको पूछेगा तो 5.5 घंटा आप जोड़कर समय को निर्धारित करके आप बता दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरब में पूछ रहा है या पश्चिम में पूछेगा तो 5 घंटा क्या होगा, पीछे हो जाएगा, पूरब में आपको आगे हो जाएगा। मुख्य मयनोत्तर की बात कर रहे हैं, मुख्य मयनोत्तर हो जाएगा आपको जो है मुख्य मयनोत्तर 0 डिग्री हो जाता है। शीत कटिबंधीय के सबसे नजदीक वाला क्या बोलते हैं, शीत वाला क्या हो जाएगा, तो शीत ऋतु के कटिबंधीय वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाएगा कर्क रेखा, ध्रुव बोलते हैं। देशांतर हो गया 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये तो बात सही है। और ग्रिड किसका जाल है दोस्तों, तो ये ग्रिड जो है अक्षांशों और देशांतर रेखाओं का मान्यता का होती है।
खाली स्थान को देखा मकर रेखा, मकर रेखा स्थित है, मकर रेखा आपको दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी हो गया, 82 डिग्री पूर्वी हो गया। और जीरो डिग्री मैंने रेखा को किस नाम से, विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं, या जीरो लाइन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देशांतर के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती रहती है। देशांतर की दूरी का बढ़ने पर क्या, देशांतर की दूरी जो है बढ़ने पर क्या होता है, घटती जाती है ना, घटती जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव अक्षांश, उससे उत्तरी ध्रुव अक्षांश डैश गोलार्ध में स्थित है। तो आपको उत्तरी 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 गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी था। आप इस प्रकार से दोस्तों ये जो देशांतर टॉपिक समाप्त हुआ, थोड़ा सा इसी को देखना जरूरी है। आइए थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं। इस चित्र को समझता है, जैसे कि आप चित्र को देखना होगा कि आपको उत्तर और पूर्वी रेखा पर जो है उस वृत्त को एक दूसरे के ऊपर जो है उत्तरी और दक्षिणी रेखा का को जो है सील देते हैं। अब जो है 12 अर्धवृत्त होते हैं, 12 अर्धवृत्त कितने होते हैं, 12 अर्धवृत्त होंगे, 12 अर्धवृत्त होंगे। मान लें कि एक अर्धवृत्त जो है ग्रीन बीच का जो मैनोतर जो है 0 डिग्री देशांतर को दिखाता है, और वहाँ के जो छठा अर्धवृत्त जो है 180 डिग्री देशांतर, और दोनों तरफ से 0 डिग्री देशांतर यानी 180 डिग्री, यानी 5 अर्धवृत्त होंगे। जब जो है 180 डिग्री जो है दूरी पर जो है पूर्व से पश्चिम देशांतर आपको ध्रुव की ओर देखने के लिए जो है उत्तर दक्षिण रेखाओं के दोनों छोर पर जो है पिन लगा दे, ऐसा चित्र बना रहा है। तो देखो यहाँ पर जो पिन लगाने के लिए बात बता रहा था, उत्तर पूर्वी बिंदुओं को छूते हुए आपको रबड़ बैंड लगा दे, जबकि विषुवत वृत्त को दर्शाए, और उत्तर पूर्वी बिंदुओं को 23 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को जो 2 रबड़ बैंड को लगाकर। देखो ये सब कहानी के तौर पर बच्चे को ये देखिए यही बात बताया गया। आपको उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये आपको क्या है, देशांतर है। देखिए ये देशांतर रेखा है, यह क्या है, देशांतर। ये आपको जो हो गया ये प्रधान रेखा हो गया, प्रधान रेखा है ना, प्रधान रेखा। ये ग्रीनविच से गुजरती है, इसी को ग्रीनविच, और ये 82.5 डिग्री पर है। तो ये आपको जो है अक्षांश रेखा, आपको देशांतर हो गया। ये हो गया आपको अक्षांश रेखा। ऐसे सोया हुआ लाइन को क्या, देशांतर हो गया, देशांतर। तो देखिए यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, और 60 डिग्री जो है पूर्वी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में हो गया। और आपको पूरब और पश्चिम में बताया गया। ये हो गया पूर्वी, और आपको जो है ये हो गया पश्चिमी, और ये हो गया पूर्वी। तो ये आपको बताया गया था ग्लोब के बारे में दोस्तों। तो इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। अब थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है आप MCQ क्वेश्चन जो है दृष्टि से हो गया, खान सर से हो गया, और भी क्लास से जो है 30 वर्षों का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में ला देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक की बात पृथ्वी की गतिविधियां देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।